Hello candidates, I welcome you all to this YouTube channel. In this video series, we will discuss the previous year papers of CDS, and today we will start with CDS 2 2021 geography questions. Before we start, this is a brief introduction about me. I am Bhavani Singh, graduated from Delhi University and I have worked for Balno Academy for 4 years. हम कुछ पेड कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं. अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है उन कोर्सेज को ज्वाइन करने में तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके इस स्लाइड के थ्रू जा सकते हैं. तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ. तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन पढ़ते हैं. डी परफॉर्म्स हर ट्रेन जर्नी बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम बेंगलुरु टू न्यू दिल्ली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स विल शी नॉट क्रॉस व्हाइल परफॉर्मिंग द जर्नी. तो बेंगलुरु से न्यू दिल्ली का शॉर्टेस्ट रूट अगर आपको नहीं भी मालूम तो देखिए, आपको दो सिटीज़ की लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए. एक तो ये है अपना बेंगलुरु, कर्नाटक की कैपिटल है, और यह है अपना न्यू दिल्ली, हमारे इंडिया की कैपिटल है. अब बेंगलुरु और दिल्ली के बीच का जो शॉर्टेस्ट रूट है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो लगभग सीधा होगा. ठीक है, क्योंकि अगर हम इधर उधर से जाएंगे तो वो तो फिर हमारा कंपैरेटिवली लॉन्गर रूट हो जाएगा. तो शॉर्टेस्ट रूट हम एक तरीके से रफली मार्क कर लेते हैं कि भाई ये सीधा रास्ता शॉर्टेस्ट रूट है. अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई ये 4 रिवर्स दी हुई हैं, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, इनमें से कौन सी नदी इस रूट के बीच में नहीं आएगी. तो देखिए, अगर मैं नर्मदा की लोकेशन आपको बताऊं तो नर्मदा रिवर जो है वो निकलती है एमपी से, अमरकंटक पीक से निकलती है, और इस तरह से एमपी होते हुए गुजरात होते हुए अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है अरेबियन सी में. तो ये तो हो गई हमारी नर्मदा रिवर. फिर मैं बात करता हूं यमुना की. तो यमुना रिवर जो है वो निकलती है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से. यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली और उत्तराखंड होते हुए हल्का सा यूपी, फिर हरियाणा, और फिर दिल्ली होते हुए इस तरह से यूपी में एंटर कर जाती है, और यूपी में चली जाती है इलाहाबाद यानी प्रयागराज, जहाँ पे गंगा के साथ मर्ज हो जाती है. तो ये हो गई हमारी यमुना रिवर. फिर हमारे पास है गोदावरी. भाई गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और इस तरह से महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए चली गई बे ऑफ बंगाल की तरफ. यहाँ आंध्र प्रदेश में इसने डेल्टा बना लिया. तो ये हो गई हमारी गोदावरी. और आखिर में डी ऑप्शन है कृष्णा. तो कृष्णा भी महाराष्ट्र के ही महाबलेश्वर पीक यानी महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, और इस तरह से वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, फिर तेलंगाना, और उसके बाद फाइनली आंध्र प्रदेश में जाके डेल्टा बनाती है और अपना जो वाटर है वो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज कर देती है. ये हमारी कृष्णा रिवर हो गई. अब आप इस रूट को ध्यान से देखो. बेंगलुरु से दिल्ली के बीच में कृष्णा को ये रूट पार कर रहा है भाई. ठीक है, गोदावरी भी इस रूट के बीचों बीच आ रही है. ठीक है, नर्मदा भी इस रूट के बीच में है. यमुना को अगर आप क्लोजली देखोगे तो यमुना इस रूट के पैरेलल निकल गई, यानी यमुना दिल्ली से बहते हुए तो निकलती है, पर ये दिल्ली में उस जगह के बिल्कुल नजदीक नहीं है जहां पे रेलवे स्टेशन है. तो बेसिकली इस रूट के पैरेलल निकल गई यमुना. तो यमुना को क्रॉस नहीं करना होगा अपना बेंगलुरु से दिल्ली के बीच की जर्नी में. तो यमुना रिवर विल बी द करेक्ट आंसर. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की. तो सेकंड क्वेश्चन देखिए. आइडेंटिफाई द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हमें एक स्टेट को पता करना है, उस स्टेट के बारे में ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं. तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके पढ़ते हैं और सही स्टेट को मार्क करते हैं. तो पहला स्टेटमेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द स्टेट. तो जिस भी स्टेट को हमें आइडेंटिफाई करना है भैया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके थ्रू पास हो रही है. तो हम सबको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के नॉर्थ में, सपोज करें ये अर्थ है, ये हमारी 0 डिग्री पर इक्वेटर है, तो इक्वेटर के नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो लैटिट्यूड है, इसी को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं. और इक्वेटर के साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं. तो भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही है पहले स्टेटमेंट में. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द स्टेट. हम सबको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से पास होती है, जो कि आपको मैप में दिख भी रही है, ये डॉटेड लाइन. अब ये जो लाइन है इंडिया के बीचों बीच से 8 स्टेट से पास होती है, 8 राज्यों से पास होती है.
मैं मार्क कर देता हूं सभी राज्यों को, सभी स्टेट्स को। गुजरात, फिर देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर हमारे पास है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, देन वी हैव मिजोरम। तो टोटल 8 स्टेट से ये पास हो रही है। अब आप ऑप्शंस को देखिए, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। ये जो हमने 8 स्टेट्स पढ़े, तो इनमें आप देख रहे हो कि त्रिपुरा और मिजोरम तो है, पर नागालैंड और मणिपुर ये दोनों नहीं है। तो भाई नागालैंड और मणिपुर तो हमारे यहां से एलिमिनेट हो जाते हैं। सी और डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। अब बचे हमारे पास त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो फटाफट से अब दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अब दूसरे स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो देखिए दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द स्टेट हैज मोर नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन। अब बेसिकली स्टेट का जो एक्सटेंशन है, अब वो या तो जैसे महाराष्ट्र का है वेस्ट टू ईस्ट ऐसा होगा, या फिर जैसे कर्नाटक का है नॉर्थ टू साउथ ऐसा होगा। तो अब इन दोनों स्टेट्स के बारे में, जो हमारे पास त्रिपुरा और मिजोरम बचे हुए हैं, उसके बारे में बोला गया है कि द स्टेट हैज मोर नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन। तो अगर आप क्लोजली देखोगे हमारे त्रिपुरा और मिजोरम को, ध्यान से देखिए, त्रिपुरा और मिजोरम का जो एक्सटेंशन है वो दोनों का ही नॉर्थ टू साउथ है। पर एग्जाम टाइम में रिकॉल करना कि किसका ज्यादा एक्सटेंशन है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को यहीं छोड़ते हैं और फटाफट तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। यहां से शायद हमें पता चल जाए कि हमारा आंसर क्या है। तो थर्ड स्टेटमेंट है कि द स्टेट हैज इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो भाई जिस भी स्टेट को हमें आइडेंटिफाई करना है, उसका बॉर्डर बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ लगा हुआ है। तो अब हम त्रिपुरा और मिजोरम, जो हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं, इनके बॉर्डर्स को देखते हैं। देखिए, तो अगर मैं त्रिपुरा के बॉर्डर की बात करूं, तो देखिए त्रिपुरा का बॉर्डर इस तरफ लगा हुआ है बांग्लादेश के साथ, इधर भी लगा हुआ है साउथ की तरफ बांग्लादेश के साथ, और ईस्ट में भी ये बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। तो म्यांमार के साथ त्रिपुरा तो नहीं है। अब आंसर तो हमारे सामने आ ही गया, फिर मिजोरम है। पर फिर भी मिजोरम को और अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं। मिजोरम के बॉर्डर को देखिए आप। मिजोरम को अगर हम देखें तो मिजोरम का जो बॉर्डर है, एक तरफ इधर तो लगा हुआ है म्यांमार के साथ, ये म्यांमार है भाई, और इधर आप देखेंगे ये है इधर बांग्लादेश। तो भाई मिजोरम का जो बॉर्डर है वो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। इस हिसाब से मिजोरम जो है ये है सही आंसर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है, wants to visit a place in a union territory which is located at 34 degree north and 77 degree east. Which one of the following union territories must he have planned to visit? तो M को कोई यूनियन टेरिटरी विजिट करनी है और उसकी लोकेशन यहां पे बताई हुई है कि 34 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस पर वो यूनियन टेरिटरी लाई करती है। हमारे पास इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से 4 को हमें ऑप्शन में दे दिया है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख। तो अब ऐसा करते हैं, यूपीएससी ने तो इस क्वेश्चन में काफी सारी चीजें डाल दी हैं, पर अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की, तो आपको एक लैटिट्यूड के बारे में पता होगा जो हम अपने पिछले क्वेश्चन में भी करके आए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, अभी तो हमने पढ़ा था भाई, यहां से गुजरती है हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। और आप सभी को मालूम है कि भाई इंडिया की जो लोकेशन है वो इक्वेटर के ऊपर है। बेसिकली इंडिया इक्वेटर के ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इक्वेटर की वैल्यू है 0, तो 0 यहां पर है और 23.5 डिग्री नॉर्थ यहां पर है। इसका मतलब क्या है कि 0 से आप जब ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वैल्यूज बढ़ रही है लैटिट्यूड्स की, 1 2 3 4 5 करके ऐसे 23.5 डिग्री नॉर्थ हमें मिला हुआ है। यहां पर एक लैटिट्यूड दिया हुआ है उसी यूनियन टेरिटरी को आइडेंटिफाई करने के लिए, 34 डिग्री नॉर्थ। अब आप बताओ 34 डिग्री नॉर्थ कहां होगा? इक्वेटर से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है। गुजरात के पास यहां पे पहुंचे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, तो ऑब्वियस ही बात है 34 तो इसके ऊपर ही होगा ना।
34 डिग्री इतने इलाके में कहीं होगा भाई, इंडिया के इतने इलाके में कहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, पहले ऑप्शंस जो हैं हमारे सामने उनको एलिमिनेट कर लेते हैं। देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जनरली हमें इनकी लोकेशन मालूम है, इनकी लोकेशन है ये बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो अरेबियन सी में यहां पर है। पुडुचेरी जो कि हमारा एक यूनियन टेरिटरी है भाई, वो तमिलनाडु का जो मेन लैंड है उसके अंदर लाई करता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शंस अगर आप देख रहे हैं ए, बी और सी, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है ना। और हमें जिस यूनियन टेरिटरी को पहचानना है वो 34 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? लद्दाख। और लद्दाख जो है वो 34 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ही लाई करता है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द अडोलेसेंट पॉपुलेशन एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो बेसिकली जो हमारे देश की अडोलेसेंट पॉपुलेशन है, अडोलेसेंट पॉपुलेशन का मतलब होता है भाई लोग कि वो पॉपुलेशन जो 10 साल से 19 साल की उम्र के बीच की होती है। बेसिकली 10 to 19 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें जितने भी लोग हैं, ठीक है, बेसिकली टीनेजर्स होते हैं, तो ये जितने भी बच्चे हैं इस पॉपुलेशन को हम बोल रहे हैं अडोलेसेंट पॉपुलेशन। चलिए हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई क्वेश्चन किस बारे में पूछा जा रहा है। अब देखिए हमारे सामने अडोलेसेंट पॉपुलेशन से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स हैं। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम सही जो आंसर है उसको मार्क करते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट, अडोलेसेंट पॉपुलेशन कंप्राइजेस हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा भाई। अगर हम थोड़ा भी अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे तो हम इस स्टेटमेंट को पता कर लेंगे कि ये सही है कि गलत है। भाई अडोलेसेंट पॉपुलेशन हमारे देश की आधी पॉपुलेशन कैसे हो सकती है ना भाई? जितनी हमारी देश की पॉपुलेशन है उसका आधा हिस्सा सिर्फ वही लोग हैं जो 10 to 19 ईयर्स के एज ग्रुप में। तो ये तो सीधे सीधे हम इसको गलत मार्क कर सकते हैं भाई, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। अब आप देखो पहला स्टेटमेंट अगर गलत हो गया आपका तो आप ऑप्शंस में जाओ भाई, जहां जहां पे 1 लिखा हुआ है वो तो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता क्योंकि स्टेटमेंट ही गलत है पहला तो 1 ओनली ये होगा नहीं। यहां सी में भी देखो आप 1 and 2, सी में भी देखिए 1 and 2 यहां पे दिया हुआ है, तो 1 अगर गलत है तो सी भी हमारा सही नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन भी तो यही है ना कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो भाई ना तो पहला होगा यानी ए होगा, ना ही सी होगा। अब हमारे पास बी और डी बचे, तो अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सही अपना आंसर होगा। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट है द ग्रुप इज रिगार्डेड एज यूथफुल पॉपुलेशन विद हाई पोटेंशियल। ये तो सही बात है, 10 to 19 ईयर्स में जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, यूथफुल पॉपुलेशन है वो हमारी, और उनके अंदर हाई पोटेंशियल है क्योंकि एनर्जी बहुत बढ़िया होती है इनके अंदर, और इस एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। तो भाई सेकंड स्टेटमेंट अगेन कॉमन सेंस के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड वाला तो ठीक हो गया। पर इस सेकंड स्टेटमेंट को सही बताने के बाद भी हमारे सामने ऑप्शंस अभी भी बी और डी है जहां पे कंफ्यूजन है। तीसरा स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं और उसके बाद हमारा आंसर एकदम क्लियर हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है कि इन दिस ग्रुप देयर आर ग्रेटर नंबर ऑफ फीमेल्स देन मेल्स। भाई आप सभी को मालूम है हमारे पॉपुलेशन या ये कहो कि डेमोग्राफी से रिलेटेड एक टर्म है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो में क्या होता है कि हमारे यहां सेक्स रेशियो को मेजर किया जाता है पर 1000 मेल्स पर फीमेल्स की संख्या कितनी है। तो अडोलेसेंट अगर हमारे यहां पॉपुलेशन है तो उसमें भी तो सेक्स रेशियो ऐसे ही मेजर किया जाएगा भाई। मान लीजिए हरियाणा, यहां पर सेक्स रेशियो बड़ा कम है, तो अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल देता हूं कि हरियाणा में 900 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पर, मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने एग्जैक्ट डेटा नहीं बताया। हम ये कहेंगे कि भाई यहां पे सेक्स रेशियो फीमेल्स के लिए कम है क्योंकि फीमेल्स के नंबर यहां पे कम है। तो यहां पे क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट में क्या बोला है, इन दिस ग्रुप देयर आर ग्रेटर नंबर ऑफ फीमेल्स देन मेल्स। हम सबको एक जनरल आइडिया है कि इंडिया में जो फीमेल्स के लिए सेक्स रेशियो है वो लगभग ज्यादातर इलाकों में कम ही है। तो अडोलेसेंट पॉपुलेशन में भी हम एक ये आइडिया ले सकते हैं, ये गेस कर सकते हैं कि भाई यहां पर भी फीमेल्स का जो नंबर है वो मेल्स के कंपैरिजन में कम होगा।
तो इसको भी अगर हम गलत मार्क कर देते हैं तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ टू स्टेटमेंट जो कि सही है। तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी बी, टू ओनली। अब ये तो हमने गेस करके अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आंसर मार्क कर दिया, पर मैं आपको अब एग्जैक्ट डेटा बता देता हूं। हमारे देश में जो अडोलेसेंट पॉपुलेशन है वो अराउंड 41% है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये किसी भी एंगल से देश की आधी पॉपुलेशन तो नहीं हो रही भाई। दूसरा स्टेटमेंट, द ग्रुप इज रिगार्डेड एज यूथफुल पॉपुलेशन विद हाई पोटेंशियल, बिल्कुल सही है। जैसा हमने कॉमन सेंस किया था यूज, वही यहां पे भी इसका तर्क लगेगा भाई, सेम लॉजिक यहां पर भी लग रहा है। उसके बाद इन दिस ग्रुप देर आर ग्रेटर नंबर ऑफ फीमेल्स देन मेल्स। भाई लोग 1961 जो ईयर था तब से ही हमारे देश में जो अडोलेसेंट पॉपुलेशन है 10 to 19 ईयर्स का जो एज ग्रुप वाले जो लोग हैं, वहां पर फीमेल्स के नंबर तब से ही कम है। 1961 से लेके अब 2022 आ गया है। मैं आपको बता दूं सबसे कम जो फीमेल्स के नंबर थे अडोलेसेंट पॉपुलेशन में वो था 2001 के सेंसस में, करीबन 882 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स पर। ये अडोलेसेंट पॉपुलेशन में सबसे कम फीमेल का नंबर हुआ करता था। और यही मैं बात करूं 2011 में, तो 2011 के सेंसस में फीमेल्स का जो नंबर है अडोलेसेंट पॉपुलेशन में ये सबसे ज्यादा था 898। तो इस हिसाब से ये 1000 मेल्स के कंपैरिजन में तो कम ही है। इस हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी गलत हो जाता है। तो ये हमारा एग्जैक्ट डेटा था और हमारा आंसर हमें पता चल गया है कि वो है बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन मैप बेस्ड है और एक बार फटाफट से एक बार इसको गैस वर्क करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इन अ डिस्कशन एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, जे फ्रॉम असम, एन फ्रॉम मेघालय एंड एस फ्रॉम नागालैंड आर क्लेमिंग दैट एज पर सेंसस 2011 their state has the maximum density of population, identify the person making the correct claim। भैया एम बोल रहा है अरुणाचल प्रदेश से कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, जे असम से बोल रहा है कि भाई हमारे असम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, मेघालय में जो एन है वो ये क्लेम कर रहा है कि भाई मेघालय में ज्यादा है, और वैसा ही क्लेम नागालैंड से एस कर रहा है कि भाई 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो हमें पता करना है कि भैया करेक्ट क्लेम कौन कर रहा है। तो आप देखिए को गैस वर्क से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आप सबको मालूम है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादातर जो प्लेन इलाके होते हैं, मैदानी इलाके होते हैं, वहां पर ज्यादा देखने को मिलती है, और जो हिली एरियाज होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि लोग वहां पे कंजेस्टेड होके नहीं, थोड़ा दूरी दूरी पर बिखरे हुए होते हैं, दूरी दूरी पर बसे हुए होते हैं। क्योंकि पहाड़ी इलाका होता है, पहाड़ के स्लोप पर एकदम ग्रुप में रहकर या बड़े बड़े विलेजेस के फॉर्म में रहना बहुत अच्छी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अब अगर आप ये 4 स्टेट्स को देखते हो, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, इन चारों में से असम वो स्टेट है जो कंपैरेटिवली प्लेन है। बाकी तीनों अरुणाचल प्रदेश, भाई नागालैंड और मेघालय, ये तीनों की तीनों हिली है, बस असम जो है वो प्लेन एरिया है। तो जहां पे प्लेन होगा वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी। ऑल्सो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर भी है, पे प्लेन इलाके में खेती बाड़ी भी बढ़िया होती, तो लोग भी ज्यादा होंगे और पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से हम एक गेस वर्क करके ये बोल सकते हैं कि असम वुड बी द करेक्ट आंसर। भाई असम में जो जे है वो करेक्ट क्लेम कर रहा है, ये हम बोल सकते हैं। पर मैं फिर डेटा के हिसाब से आपको इसे सॉल्व करने के लिए कहूं तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं कि भाई अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम थी। यहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 17 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर या पर स्क्वायर किलोमीटर, जैसे भी आप कहना चाहें, 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 17 लोग ही रह रहे हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। 1 किलोमीटर ये साइड, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, चारों तरफ 1 किलोमीटर, और यहाँ पे सिर्फ 17 लोग रह रहे हैं। ये अरुणाचल प्रदेश का हाल है। तो अरुणाचल प्रदेश तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। बाकी बचे 3, तो अगेन आप वही वाला लॉजिक लगा सकते हो भाई, असम में तो कंपैरेटिवली प्लेन एरिया ज्यादा है, मेघालय और नागालैंड हिली एरियाज है, तो असम में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है और जे का क्लेम बिल्कुल ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो 5th क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जोन इन इंडिया। तो देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है टाइम जोन के कॉन्सेप्ट पे। अगर आपको टाइम जोन की अच्छी खासी नॉलेज नहीं है और आप पूरी तरह से अपने गेस वर्क पर डिपेंडेंट होने वाले हैं, तो मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना करें और नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में ना पड़े। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें रिस्क ले लेना चाहिए, तो यहां पे हम थोड़ा सा गेस वर्क करके सॉल्व करने की एक कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये सॉल्व होगा नहीं क्योंकि प्योर नॉलेज होना जरूरी है टाइम जोन की, पर फिर भी हम एक ट्राई करते हैं। देखिए कुछ तो जो ऑप्शन है वो शायद एलिमिनेट हो जाएंगे। पहला स्टेटमेंट है कि देयर इज वन स्टैंडर्ड टाइम फॉर दी होल कंट्री। ये तो सही बात है। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप इंडिया के किसी भी कोने में जाएं, चाहे आप दिल्ली में हैं, चाहे आप असम में हैं, चाहे आप केरल में हैं, चाहे आप गुजरात में हैं, आपको कभी अपनी घड़ी में टाइम चेंज करने की जरूरत पड़ी है? आप दिल्ली में हो, जो टाइम दिल्ली में हो रहा है वही असम में हो रहा है, जो टाइम असम में हो रहा है वही टाइम केरल में हो रहा है, जो केरल में है वो गुजरात में है, जो गुजरात में है वो एमपी में है। तो आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपको टाइम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब क्या है? पूरे इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये स्टेटमेंट हम अपने इस गेस वर्क पर, अपने इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इसको करेक्ट मार्क कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम करेक्ट मार्क कर लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स हैव डिफरेंट टाइम जोन्स। भाई अगर हमने पहले वाले स्टेटमेंट को ठीक मार्क किया है तो फिर सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो हमारी ही टेरिटरीज है ना भाई। लक्षद्वीप आइलैंड्स हमारी ही तो टेरिटरी है, हमारी तो यूनियन टेरिटरीज हैं, ये इंडिया का ही तो पार्ट है। और जब हम ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया का एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, फिर तो ये स्टेटमेंट जो है इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है भाई। तो या तो पहला सही होगा फिर दूसरा गलत होगा, या फिर अगर आप दूसरे को सही करना चाह रहे हो तो पहला सही नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि भाई पहला वाला जो है हमारा ठीक है और दूसरे वाले को अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। यहां पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। पर अब आप देखिए आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है, यहां पे आप गैस वर्क कर ही नहीं सकते। अगर आपको टाइम जोन की अच्छी खासी नॉलेज नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज 5.5 आवर्स बिहाइंड GMT। तो मैं आप सबको बता दूं कि हमारी जो अर्थ है उसको डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, और ये जो डिवीजन है टाइम जोन्स का ये किया जाता है एक लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे, जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है, ये मैंने अर्थ बनाई, तो ये एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, एक वर्टिकल लाइन है, इमेजिनरी लाइन है जिसकी वैल्यू है 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री के अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो हमारा जो टाइम है वो ऐड होता है, और अगर आप 0 डिग्री के वेस्ट में जाएंगे तो हमारा जो टाइम है वो माइनस होता है। ईस्ट में जाएंगे तो ऐड होगा, वेस्ट में जाएंगे तो माइनस होगा। हमारे इंडिया की जो लोकेशन है इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के रेस्पेक्ट में वो ईस्ट में है। तो अगर हम ईस्ट में हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के रेस्पेक्ट में, तो भैया हमारे यहां तो टाइम ऐड होगा ना। और ये जो GMT बोल रहा है क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में, GMT का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। तो बेसिकली जो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये इंग्लैंड की कैपिटल लंदन, और लंदन के पास एक छोटा सा टाउन है ग्रीनविच, वहां से ये लाइन गुजरती है। तो इस लाइन पर जो टाइम है उसे बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो स्टेटमेंट क्या है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 आवर्स बिहाइंड है, पीछे है GMT से। तो भैया ग्रीनविच मीन टाइम से हम 5.5 घंटे पीछे कैसे हो सकते हैं जब हमारी लोकेशन ईस्ट में है? यहां तो टाइम ऐड होगा। हाँ, बिहाइंड की जगह अगर अहेड होता तो ये स्टेटमेंट ठीक होता, पर हम बिहाइंड तो नहीं है, हम इस तरफ थोड़ी है, हम वेस्ट की तरफ थोड़ी है, हम लोग तो ईस्ट में है, तो टाइम ऐड हो रहा है। और इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 आवर्स बिहाइंड GMT, ये गलत है। तो देखिए थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत। तो जहां जहां थर्ड है वहां आप एलिमिनेट कर दो उसको, ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। हमने हमारे पहले स्टेटमेंट को ठीक कंसीडर किया है, तो पहला ठीक है। और दूसरा हमने देखा था कि जब पहले को हम ठीक करेक्ट कर रहे हैं तो सेकंड वाला तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, सेकंड भी ठीक नहीं होगा। तो ना तो सेकंड होगा, ना फर्स्ट एंड सेकंड होगा,
ना फर्स्ट एंड थर्ड होगा, हमारे पास ओनली वन जो स्टेटमेंट है वो सही है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाता है। तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं, जो कि अगेन मैप पर बेस्ड है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि डी हैड रिसेंटली विजिटेड खारदुंगला, नुब्रा वैली एंड सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटी हैड शी विजिटेड। तो अगर आपको ये 3 जगहों की लोकेशन नहीं मालूम, खारदुंगला, नुब्रा वैली और ये जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, अगर इनका कोई आइडिया आपको नहीं है तो मैं तो ये कहूंगा कि अगेन इस क्वेश्चन को भैया स्किप कर दो। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार रिस्क ले लेते हैं, तो फिर रिस्क कुछ इस तरह से लिया जा सकता है। सिर्फ एक चीज है जिसके बेसिस पर आप रिस्क ले सकते हो, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। आप सभी ये जानते हो कि हमारे यहाँ जो बुद्धिज्म है या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं वो बहुत लिमिटेड इलाकों में है। अगर आपको कोई रफली आइडिया हो तो आप सोच सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स हैं जहां पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हो सकती हैं, या फिर हमारा जो लद्दाख वाला एरिया है वहां पर कुछ इलाके हैं जहां पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हो सकती हैं। पर उसके बेसिस पे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे लद्दाख भी है और नॉर्थ ईस्ट में आप देखो सिक्किम भी दिख रहा है। तो आप अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इन तीनों जगह की तो आप इसको स्किप कर दें। अदरवाइज मैं आपको इसका आंसर तो बता ही देता हूं। देखिए खारदुंगला जो है वो लद्दाख में एक पास है। पास मतलब पहाड़ को काट कर जब एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने के लिए रास्ता बनाया जाता है तो उसे हम पास बोल देते हैं। और खारदुंगला, खारदुंगला में ला का मतलब होता है पास, दर्रा। तिब्बतन लैंग्वेज में ला का मतलब पास होता है। तो खारदुंगला की अगर लोकेशन की मैं बात करूं तो देखिए हमारे लद्दाख में एक रेंज है, एक माउंटेन रेंज है, इसे बोलते हैं लद्दाख रेंज। ये लद्दाख रेंज है। इस लद्दाख रेंज को काट कर बनाया गया है खारदुंगला, यानी खारदुंग पास। मैं इस पास को मार्क करता हूं। देखिए यहां पे इस तरह से है लद्दाख रेंज पर खारदुंगला, ये पास है। और ये पास लेह सिटी को सियाचिन ग्लेशियर के साथ कनेक्ट करता है। भाई सियाचिन ग्लेशियर के साथ कनेक्ट करता है। तो खारदुंगला की तो इंपॉर्टेंस और उसकी लोकेशन हमें पता चल गई। नुब्रा वैली बेसिकली नुब्रा नदी की घाटी है। भाई सियाचिन ग्लेशियर के पास से ही एक नदी निकलती है नुब्रा, और नुब्रा जिस इलाके में बह रही है, जिस रास्ते में बह रही है, उस रास्ते को बोल दिया नुब्रा वैली। तो ये भी लद्दाख में। और सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, यानी कई सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी आपको लद्दाख में देखने को मिल जाएंगी। जैसे हेमीस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, वैसे ही एक थिक्से करके है। उसके अलावा पुख्ताल, लमायरू, ये कुछ मोनेस्ट्रीज हैं जो लद्दाख में पाई जाती हैं। तो अब आपको पता है खारदुंगला लद्दाख में, नुब्रा वैली लद्दाख में, और कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी हैं फेमस, वो भी लद्दाख में। तो भैया करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, लद्दाख। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसून। तो आप सबको मालूम है कि हमारे यहाँ जब रेनी सीजन आता है तो हम उसे कई बार बोलते हैं कि भाई मॉनसून आ गया। मॉनसून बेसिकली कुछ वेट विंड्स होती हैं जिनमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, और हमारा ये जो मॉनसून है या जो ये मॉनसूनी विंड्स हैं ये आती हैं इंडियन ओशन से, और डायरेक्शन उनका ये होता है भाई इस तरह से, ये इंडियन ओशन की तरफ से हमारे इंडिया की तरफ आती है। और आप सबको ये पता होना चाहिए कि विंड्स का डायरेक्शन, अभी मॉनसूनी विंड्स हैं जो इंडियन ओशन से आ रही हैं, विंड्स का डायरेक्शन जहां से वो ओरिजिनेट हो रही हैं, जिस डायरेक्शन से वो ओरिजिनेट हो रही हैं, उसके बेसिस पे तय किया जाता है। तो अगर आप इन विंड्स को देखोगे तो ये साउथ वेस्ट की तरफ से आ रही हैं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही हैं, है ना। साउथ वेस्ट से शुरू हुई, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि ओरिजिनेट साउथ वेस्ट से हुई है, हम हमारे इंडियन मॉनसून को कई बार साउथ वेस्ट मॉनसून भी कहते हैं। तो भाई हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून जो है इंडियन ओशन से ओरिजिनेट हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते बढ़ते ये इंडिया की इस टोपोग्राफी के पास पहुंचता है। पर इंडिया की इस तरह की जो टोपोग्राफी है, इस टोपोग्राफी की वजह से इंडियन मॉनसून जो है, साउथ वेस्ट मॉनसून जो है, वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक चला जाता है बे ऑफ बंगाल की तरफ, जिसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच,
और एक चला जाता है अरेबियन सी की तरफ, जिसे बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच। तो भाई अरेबियन सी ब्रांच तो ये हो गया और बे ऑफ बंगाल ब्रांच ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन 4 स्टेट्स में से वो कौन सा स्टेट है जहां पर दोनों ब्रांचेस बारिश कर रही हैं भाई। तो अगर मैं आप सभी को बताऊं कि ये जो अरेबियन सी ब्रांच है ये यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, यानी वेस्ट कोस्ट पर जितनी भी पहाड़ियां हैं उनको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं वेस्टर्न घाट्स, और ऐसे ही ईस्ट कोस्ट पर कुछ पहाड़ियां हैं उनको हम बोल देते हैं ईस्टर्न घाट्स। तो हमारी जो अरेबियन सी ब्रांच है वो वेस्टर्न घाट्स में बारिश करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और फिर यहाँ पे गुजरात से एंटर करती है अंदर की तरफ। और आप सभी को मालूम है कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक हमारी अरावली रेंज जो है वो एक्सपेंडेड है। ये फिर अरेबियन सी ब्रांच अरावली के पैरेलल निकल जाती है और इस तरह से दिल्ली वगैरह होते हुए यहाँ पे हिमालय और पंजाब वाले इलाके में पहुंचती है। वहीं पे ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये जाती है, देखो सीधे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो है नहीं रास्ते में, तो ये सीधे जाती हैं बांग्लादेश होते हुए। बांग्लादेश में भी कोई ऊंची ऊंची पहाड़ियां तो है नहीं जिनसे ये टकराए और बारिश कर दें, सीधे टकराती हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल से, और यहाँ बारिश करती हैं अच्छी खासी, और उसके बाद ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं इस तरफ हमारे इंडिया में अंदर की तरफ, बे ऑफ बंगाल से उड़ीसा के रास्ते, बंगाल के रास्ते, और फिर ये आगे की तरफ जाती हैं और इस तरह से हमारे बाकी स्टेट्स में बारिश करती है। फाइनली ये पहुंचती हैं यहाँ हिमालय के इलाके में जहां पे ये अरेबियन सी ब्रांच के साथ मर्ज होती हैं। तो आप बताइए खुद कि दोनों ब्रांचेस से बारिश क्या तमिलनाडु में हो रही है? अरेबियन सी ब्रांच तो केरल, अपना कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र में, और उसके बाद गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए दिल्ली वगैरह निकल गई भाई, पंजाब तक पहुंच गई। वहीं पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच तो आप देखिए वो थोड़ा सा तमिलनाडु होते हुए उसके बाद बे ऑफ बंगाल में चली गई, और बे ऑफ बंगाल से होते हुए फिर मेघालय, और मेघालय से फिर डिफ्लेक्ट होके वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, यूपी होते हुए, उत्तराखंड होते हुए, उसके अलावा हिमालय के पंजाब वाले पोर्शन में पहुंच जाती है। तो आप दोनों ब्रांचेस को ध्यान से देखेंगे तो दोनों की दोनों ब्रांचेस मर्ज हो रही हैं पंजाब के इलाके में। तो पंजाब इज द स्टेट जहां पे दोनों ब्रांचेस मिलके बारिश कर रही हैं। तो इस तरह से पंजाब वुड बी द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बिल्कुल कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तब तो आप अटेम्प्ट करें, अदरवाइज नॉलेज नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। पर फिर भी हम एक तुक्का सा चलाने की कोशिश करते हैं कि कहीं हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लें। अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज स्किप करना है, और मैं तो आपको फिर आंसर बता ही दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स, मॉलिसोल्स आर ऑर्डर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स, मॉलिसोल्स ये टाइप्स हैं, पर किसके, ये हमें ऑप्शन में से देखना है। भाई पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है हमारे पास शुगर केन। तो भाई गन्ने की ऐसी कोई टाइप्स तो हमने कभी पढ़ी नहीं है ना, हम लोग गन्ना खाते भी हैं पर हमने कभी ऐसी वैरायटीज नहीं पढ़ी कि इंसेप्टिसोल नाम का कोई गन्ना है, एंटीसोल नाम का कोई गन्ना है। तो शुगर केन मुझे तो नहीं लग रहा भाई। सॉइल मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि सॉइल की टाइप भी होती है ऐसी। हाँ मैंने एल्यूवियल, लेटराइट, रेड एंड येलो, ब्लैक सॉइल वगैरह तो पढ़ी है, वो तो टाइप्स पढ़ी है, पर ये तो इसके बारे में मुझे ज्यादा पता है नहीं। तो ये मान के चलते हैं कि भाई चलो सॉइल इसका कोई आइडिया नहीं है। कोल, कोल के तो हमें वेराइटीज उनके टाइप्स मालूम है, जैसे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, ये टाइप्स हमें मालूम है। तो कोल का तो ये नहीं हो सकता, ना तो शुगर केन का है ना भाई कोल का है। और कॉपर के भी हमने टाइप्स पढ़े नहीं है, कॉपर को तो कॉपर ही बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कॉपर के टाइप्स मैंने कभी पढ़े नहीं, कोल के मुझे पता है, शुगर केन का मैंने कभी सुना नहीं, और फिर ये नाम के अंदर भी सोल 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 यूज हो रहा है, तो कहीं ये सॉइल से ही तो कनेक्टेड नहीं है। तो ये एक अंदाजा है, ये बहुत बड़ा रिस्क है अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं। पर मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको नहीं मालूम तो आप इसको सीधा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। हालांकि इसके आंसर की मैं बात करूं तो आंसर वुड बी बी, सॉइल इसका आंसर है। मैं आप सबको बता दूं, हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक डिपार्टमेंट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR।
इस डिपार्टमेंट ने हमारी जो सॉइल है इंडिया की, जो हमारी सॉइल्स हैं, उनको कैटेगराइज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ यूएसडीए सॉइल टेक्सोनॉमी। इसके बेसिस पे हमारी सॉइल्स को क्लासिफाई किया हुआ है। जनरली तो हम क्लासिफाई कर देते हैं कि भाई हमारे यहाँ एल्यूवियल सॉइल है, हमारे यहाँ ब्लैक सॉइल है, हमारे यहाँ लेटराइट है, हमारे यहाँ रेड एंड येलो है, हमारे यहाँ एरिड सॉइल है, हमारे यहाँ पर सलाइन सॉइल है ना भाई। तो इस तरह की सॉइल्स हैं। पर ये मैं आपको बता दूं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के सॉइल टेक्सोनॉमी के बेसिस पे हमारी सॉइल्स को भी कुछ अलग तरह से कैटेगराइज किया है। और वो टाइप्स हैं इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स, मॉलिसोल्स, अल्फीसोल्स, कई सारी इस तरह की हैं। तो भैया ये सॉइल के ही टाइप है। ये हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एस हैड विटनेस्ड कॉन्टूर बंडिंग एंड कॉन्टूर प्लॉइंग व्हाइल विजिटिंग वन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। आइडेंटिफाई द स्टेट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शंस दिए हुए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंड राजस्थान। भाई पहले तो आप ये देखो, यहां पे दो टर्म्स हैं, कॉन्टूर बंडिंग एंड कॉन्टूर प्लॉइंग। भाई कॉन्टूर बंडिंग, कॉन्टूर प्लॉइंग, अगर आपने कभी अपनी स्कूल टाइम में एनसीईआरटी की अपनी ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ी है तो आपको थोड़ा थोड़ा कुछ रिकॉल आप कर पाओगे यहां पे कि कॉन्टूर इज समथिंग रिलेटेड टू हिली रीजन। भाई पहाड़ी इलाकों से रिलेटेड कुछ लग रहा है कॉन्टूर। अब अगर आपको इतना भी थोड़ा सा रिकॉल हो पा रहा है तो आप देखो यहां पे पंजाब तो हिली रीजन है नहीं, हरियाणा हिली रीजन है नहीं, हिमाचल प्रदेश हिली रीजन है, राजस्थान हिली रीजन है नहीं। तो उस बेसिस पे आप हिमाचल प्रदेश को मार्क कर सकते हो। पर अगेन आप यहां पर श्योर नहीं हो। तो अगर आप श्योर नहीं है तो फिर मैं आपको बताता हूं कि कॉन्टूर प्लॉइंग जो है बेसिकली एक तरह से आप सीढ़ी नुमा खेती आपने सुना होगा, स्टेप एग्रीकल्चर। पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि अगर ये पहाड़ है तो पहाड़ में क्या है, ये स्लोप है। पहाड़ी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो बेचारे खेती कैसे करते हैं भाई, वो खेती करते हैं स्टेप एग्रीकल्चर के फॉर्म में, क्योंकि प्लेन एरिया तो है नहीं, हिली एरिया है। स्लोप पर लोग रहते हैं, स्लोप पर उनके खेत बने हुए हैं। और स्लोप पर प्लेन जब है ही नहीं तो लंबे लंबे बड़े बड़े खेत तो होंगे नहीं वहां पे। तो लोगों ने क्या किया हुआ है कि स्लोप को ही काट कर प्लेन एरिया थोड़ा बनाया, पर वो बहुत बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या हुआ कि पहले स्लोप पर एक थोड़ा सा प्लेन एरिया बना दिया, फिर उसके नीचे दूसरा प्लेन एरिया बना दिया, फिर तीसरा। इस तरह से वो स्टेप एग्रीकल्चर होता है। तो जब आप स्टेप एग्रीकल्चर में इरिगेशन के प्रोसेस को अपनाओगे और खेतों को आप सींचोगे, पानी दोगे, तो होगा क्या, स्टेप एग्रीकल्चर है। एक खेत, फिर दूसरा खेत, फिर उसके नीचे तीसरा खेत, इस तरह से है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि पानी एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में ना चला जाए, एक खेत से दूसरे खेत में ना चला जाए, तो आप उस खेत की एक मेड़ बना देते हो, एक बंडिंग सी कर देते हो, उसे बोलते हैं कॉन्टूर बंडिंग। तो पहाड़ी इलाकों में खेतों को जोतना बोलते हैं कॉन्टूर प्लॉइंग। और एक खेत का पानी दूसरे नीचे वाले खेत में ना चले जाए, इसलिए एक मेड़ सी बना दी जाती है, एक बंडिंग सी बना दी जाती है ताकि पानी को रोका जा सके। ठीक है, मिट्टी की ही एक बंडिंग सी बना दी जाती है। तो ये सारी चीजें, कॉन्टूर बंडिंग, कॉन्टूर प्लॉइंग, जब हिली रीजन में हो रही है तो हिली रीजन तो हमारे पास ऑप्शन में एक ही है, हिमाचल प्रदेश। सो सी वुड बी दी करेक्ट आंसर। भाई ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखिए हमारे सामने अब क्वेश्चन नंबर 11 है, हु अमंग्स द फॉलोइंग विल बी एट मोर रिस्क विद रिस्पेक्ट टू द अर्थक्वेक हैजार्ड जोन स्पेसिफाइड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। शाहजी एट सिकंदराबाद, रणबीर एट इंदौर, मालती एट पिथौरागढ़ एंड मैत्री एट भुवनेश्वर। तो भैया क्वेश्चन का मतलब सीधा सीधा है कि चार लोग हैं अलग अलग जगहों पे। शाहजी सिकंदराबाद में, रणबीर है इंदौर में, मालती है पिथौरागढ़ में और मैत्री है भुवनेश्वर में। इनमें से कौन सा इंसान सबसे ज्यादा रिस्क पर है अर्थक्वेक हैजार्ड जोन के रेस्पेक्ट में? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वो है हिमालयन रीजन। ये देखिए मैं इस पूरे इलाके को मार्क कर रहा हूं, ये हमारे हिमालयाज हैं। तो ये हमारा हिमालयन रीजन है जिसमें नेपाल और भूटान ये भी आ रहा है।
और फिर हिमालय का, अब ये एक्सपेंशन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट को देख ही रहे हो, उसके बाद हिमालय का थोड़ा सा एक्सपेंशन जो है वो साउथवर्ड भी है। जैसे पाकिस्तान में सुलेमान माउंटेन रेंज सुना होगा आप लोगों ने, ये हिमालय का ही एक्सटेंशन है, थोड़ा साउथवर्ड एक्सटेंशन है अपने वेस्ट साइड में। और हिमालय के ईस्ट साइड में एक साउथवर्ड एक्सटेंशन है जिसे हम बोलते हैं म्यांमार में अराकान योमा रेंज। तो इस तरह से ये हमारा हिमालयास का एक्सपेंशन है। और हिमालय बेसिकली प्लेट बाउंड्री का एरिया है। बेसिकली इंडियन प्लेट जो है, ये इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट हमारी आज भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ खिसकती है। ये ऊपर जो चाइना वाला एरिया आप देख रहे हो, तो ऊपर इस प्लेट को बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में यहां पे मिली हुई है। किसी जमाने में ये एक साथ जुड़ी हुई नहीं थी, पर बाद में यहां पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा के जुड़ती हैं, जिसकी वजह से फिर हिमालयास का फॉर्मेशन होता है। और आज भी यहां पर अर्थक्वेक्स आते हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट्स आपको यहां पर फील होंगे। अब आप एक बार जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं इनको मार्क करके देखो कि इनमें से कौन सा इलाका हमारे हिमालयन रीजन के आसपास है। तो देखिए, सबसे पहले हम मार्क करते हैं शाहजी को, जो सिकंदराबाद में है। तो सिकंदराबाद तेलंगाना में है। यहां पे सपोज कीजिए ये है अपना सिकंदराबाद। फिर रणबीर जो है वो इंदौर में, भाई इंदौर एमपी में यहां पर है, ये इंदौर हो गया। फिर पिथौरागढ़ जो है भाई लोग, वो उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़। मैं यहां पे पी लिख देता हूं। और उसके बाद है हमारे पास भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा में है, ओडिशा की कैपिटल है इनफैक्ट। तो देखिए, सिकंदराबाद, इंदौर, पिथौरागढ़ और भुवनेश्वर, चारों में से हिमालयन रीजन के आसपास कौन सा है? पिथौरागढ़, जो उत्तराखंड में है। तो सबसे ज्यादा रिस्क पर पिथौरागढ़ में रह रही मालती है। और मैं आप सबको बता दूं कि हमारे इंडिया में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने 5, ठीक है, 5 अर्थक्वेक हजार्ड जोन डिक्लेयर किए हुए हैं। और इनमें से जो जोन 5 है वो सबसे ज्यादा रिस्क पे होता है, वो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। और वो जनरली हिमालयन रीजन के आसपास ही मार्क किया जाता है। तो सी, मालती एट पिथौरागढ़ वुड बी द करेक्ट आंसर, जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो भी आपके नोन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ प्लीज इसको शेयर करें। सो अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।